जय हिंद प्यारे साथियों। अभिवादन स्वीकार करिए नीरज आईएएस की तरफ से। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच आपका जो है थोड़ा जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है इसी मई के आसपास ही समाप्त कर दिया जाए। जैसे ही 2-4 क्लासें और हो जाएंगी उसके बाद से इसको जो है इस बैच को दिन में लगभग 2 क्लासें आसपास आएंगी। इसके बाद प्राचीन इतिहास का आपका जैसे ही आगे वैदिक काल तक ये पहुंचेगा इसकी चर्चा, वैसे ही मैं इसी में आपका एक क्लास जो है पॉलिटी का लगवा दूंगा और एक क्लास आपका जो है भूगोल का लग जाएगा। तो इससे जो है आपकी जो ये आगामी परीक्षा आने वाली है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी जो 25 वाला पीसीएस है वो कब होगा, उसके बाद अभी जो आपका मेंस वगैरह रुका है ये, और उसके बाद अभी आपका आरओ एआरओ री एग्जाम जो होना है कब होगा। ये सारी बातें हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कोशिश किया जाएगा कि मई के आसपास तक ये क्लास जो है ब्रह्मास्त्र बैच आपका समाप्त कर दिया जाए। अब आप जो है क्लासों के बीच अपनी सक्रियता दिखाइए और उसके बाद जो है यह बैच अपना बढ़िया तरीके से चलेगा। तो देखो, हम लोग आज बात करेंगे नवपाषाण काल पर। पीछे की क्लासों में आप सभी ने जो है नवपाषाण काल को थोड़ा बहुत इसकी चर्चा जो है ले लिया है, यानी कि एक किसके अंतर्गत आता है। तो आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कितने कालखंड आते हैं? तो आपका पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। फिर कहोगे आप इतिहास हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप पीछे की क्लासों को देखते आइए। अगर मार्केट से हट करना हो तो बताइएगा। और मैंने आपको यह भी कहा था कि जो चीजें यहां से आपकी छूट जाएंगी वो मैं जब आपकी परीक्षा समीप आएगी तो लगभग 1 महीने पहले से ही आपका PYQ मैं डिस्कशन कराऊंगा, यानी कि जो भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके चारों विकल्प को मैं विधिवत तरीके से, यानी कि एक विस्तृत व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा। तो वह क्लास भी आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए देरी न करते हुए अपनी इस चर्चा को जो है शुरू ही कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो, ये हमारा जो है भीष्म प्रतिज्ञा बैच है। ठीक है, ये हमारा भीष्म प्रतिज्ञा बैच है जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, यानी कि ये जीएस पर आपका आधारित रहेगा। ठीक है, इसकी सारी क्लासें जो है मेरे द्वारा ही ली जाएंगी और ये आपका जो है 26-27 वाला जो मतलब 26-27 वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए है। हालांकि जो विषय खत्म हो जाएगा आपका 26 मई के आसपास पेपर है, 25 या 26 को संडे के दिन है, तो उस दिन तक जितनी भी क्लासें होंगी वो क्लासें आपके लिए फायदा हो सकती हैं। लेकिन इसमें जो है इसके लिए वही प्रतीक्षा करें जिनको 26 में अपना पेपर देना है या 27 में देना है, क्योंकि ये 25 वालों के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं होगा। लाभदायक इतना होगा कि जितना विषय तब तक कंप्लीट हो गया रहेगा वही आप विषय इसके अंतर्गत देख सकते हो। बाकी अगर आपका सपना है कि 2026 और 27 में मुझे जो है एक बेहतर तरीके से एक बेहतर मार्गदर्शन में जो है यूपीएससी की तैयारी कराई जाए, तो आप मेरे द्वारा, यानी कि सारी चीजें जो है मेरे द्वारा बताई जाएंगी। अगर बीच में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी संस्था की एक खास बात है। आप यहां तो यूपीएससी वाला मैटर में बता रहा हूं, लेकिन आप हमारे ही क्लास से जो है कुछ बच्चे जैसे बीए में कर रहे हैं या 12th वगैरह कर रहे हैं या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है चीजें एकदम बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। उनको इतनी सुविधा फ्री में जो है कोई उपलब्ध नहीं करा पाएगा। मैं इस ऑनलाइन मंच से कह रहा हूं कि इतनी सुविधा कोई उपलब्ध ही नहीं करा पाएगा।
यानी कि जो चीज मैं क्लासों में लेता हूं, जो चीजें मैं क्लासों में बताता हूं, अगर वह विद्यार्थी हमसे जुड़ जाता है तो हम उसे जो अन्य भी सहयोग हो सकता है उसका भी बंदोबस्त करते हैं। और उसके बाद परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अन्य तमाम बातों का भी उनको एक पहले से ही पेपर में पहुंचने से पहले ही ओवरऑल व्यू दे दिया जाता है कि आपको ये चीज करोगे तो इस तरीके से होगा, अगर ये चीज अप्लाई करोगे तो इस तरीके से होगा। तो सारी बातें जो हैं पहले से ही उनको बता दी जाती हैं। अब जब पहले से ही काफी कुछ मालूम हो तो परीक्षा में बैठने के बाद तो परीक्षा तो आपका पेपर एकदम हवा लगेगा, बस उड़ाना ही उड़ाना रहेगा। तो इस लेवल की जो है बच्चों को तैयारी कराई जाती है, बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है। आप एक बार जुड़िए, पढ़िए, फिर उसके बाद बताइए। और रह गई बात, आप बड़े बड़े संस्थानों से कंपेयर करते हो, तो मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन संस्थानों से आप कंपेयर करते हो छोटे संस्थानों के, उसका हिस्ट्री पहले देख लो भैया। उसके पीछे की 30-30, 35-35 साल, 10-10, 20-20 साल उस संस्थान के पीछे मेहनत हुई होती है। जिस बंदे से आप अभी किसी बंदे से, किसी टीचर से हमारा कंपेयर आप करोगे, मेरा कंपेयर करोगे, तो देखो हम लोग तो अभी कुछ ही 1-2-3 साल, 4 साल, 5 साल से इस क्षेत्र में आए हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड अगर देखने जाओगे आप तो उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन खपा चुका हुआ होता है, तब जाके उनका नाम हुआ है, वो आज ब्रांड संस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। तो इसलिए मैं इतना कहूंगा। अब अच्छा, जैसे मान लो आप कंपेयर ही करते हो, अब सोचो अगर उनका शुरुआती दौर रहा होगा तो वो शुरुआती दौर में किस तरीके से जो है चीजों को बताते रहे होंगे। यानी कि कोई तुरंत पैदा होते ही ज्ञानवान नहीं हो जाता है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो आप कंपेयर करने लगते हो कि फला इंस्टीट्यूट यानी कि फला संस्थान से जो है चीजें इस तरीके से हैं, आप उस चीज को उस तरीके से बताइए, तो कंपेयर करने से पहले देख तो लो, उस संस्थान का बैकग्राउंड देखो कि उन्होंने इसी संस्थान के पीछे 30-30, 35-35 वर्षों तक जो है अपना जीवन खपा चुके होते हैं, और उनके जो बाल वगैरह होते हैं उड़ जाते हैं। धूप धूप की वजह से वो बाल नहीं सूखे रहते, सफेद हुए रहते, उसके पीछे मेहनत हुई होती है। तो इसलिए अगर कंपेयर भी करते हैं किसी चीज से तो सोच समझ के करिए, बाकी जुड़िए, पढ़िए, उसके बाद बताइए। आशा करता हूं चीजों को आप समझ गए होंगे। तो इसमें वही बच्चा जो है भाग ले सकता है, वही बच्चा इसको पढ़े जिसको 26 और 27 देना है, 26-27 जिसको देना है। अगर हाँ कोई हमारा बच्चा मान लो 12th कर चुका है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही, इच्छा हो रही कि मैं इसके विषयों के बारे में जानूं, मैं भी सोच रहा हूं कि यूपीएससी का तैयारी एक बार कर लेना चाहिए। सब कहते हैं कि यूपीएससी तैयारी जो करता है वो कभी जीवन में असफल नहीं होता, तो ये सत्य बात है। मैं तो यही कहूंगा कि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक युवा को, चाहे वो जीवन में कुछ भी कर रहा हो, एक बार यूपीएससी की तैयारी उसे जरूर करनी चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक बच्चे को जो है यूपीएससी की तैयारी एक बार जरूर अपने लाइफ में करनी चाहिए। तो ये हो गया। और उसके बाद देखो सारे सब्जेक्ट जो हैं मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो 26 से ही आपका प्रारंभ हो ही रहा है। इसका माध्यम बहुत से हमारे बच्चे होंगे ग्रामीणांचल से जुड़े होंगे, उनको यही फेलियर आता है कि मैंने बचपन में कभी भी या
स्कूली लेवल पर या कॉलेज लेवल पर कभी भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं अब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता? तो मैं कहूंगा नहीं, वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने सब बातों का ध्यान रखते हुए माध्यम हिंदी ही चुना है। और हाँ, लेकिन वो बच्चे इतना ध्यान रखें कि आपका एक पेपर कंपलसरी होता है, जिससे आप जब तक पास नहीं करोगे तब तक आपकी आगे की कॉपियां नहीं चेक होंगी। तो जहां जरूरत पड़ेगी हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा, जहां जरूरत पड़ेगी अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहिए। बाकी जो इसकी रणनीतियां हैं वो मैं बीच बीच में क्लासों के दौरान भी, अलग से सेशन भी, सब कुछ रखते हुए मैं बताता रहूंगा। बाकी और भी जितनी जानकारियां हैं कि कब से चलेगा, ठीक है, ये तो हो गया। कितना टाइमिंग रहेगा इसका, कितने बजे से चलेगा, शाम में रहेगा, इवनिंग में रहेगा, कब से रहेगा, कैसे रहेगा, तो आप सभी अपना कमेंट जो है कर सकते हैं और जो है चीजें मतलब रख सकते हैं कि इतने बजे से ये होना चाहिए। बाकी तो मैं तो रखूंगा ही। अगर आप कर देते हो ये सब तो थोड़ा ये सब भी देख लिया जाएगा कि बच्चे जिस डिमांड पर कह रहे हैं उसको ही किया जाना चाहिए। ये देखो, ये हमारा सारथी बैच है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा सारथी बैच है। देखिए, कुछ कारणों की वजह से ये जो है कल ही स्टार्ट होना था लेकिन हो नहीं पाया। तो इसे अब जो है, इसे अब जो है 20 जनवरी से, ठीक है, 20 जनवरी से इसे शुरू किया जाएगा। इसका भी माध्यम हिंदी है और इसका नाम है जो है सारथी बैच, और ये पीसीएस वालों के लिए है। और उसमें भी जो बच्चे जो है 26 और 27 का जो है टारगेट लिए हुए हैं, जिनको 26 और 27 का पेपर देना है वह बच्चे इससे जरूर जुड़े। इसमें आपका एक ओवरऑल तैयारी हो जाएगी। यानी कि आप इस बैच से जब फुर्सत पाते हैं, यानी कि जब समाप्त होगा जिस दिन, उस दिन लास्ट दिन जब रहेगा, तब आपसे मैं पूछूंगा कि कैसा रहा सफर। तब वहां आपका जो शब्द होगा वह दिल को छू लेगा, इतना मान के चलिए। यानी कि जब लास्ट क्लास इसकी जिस दिन होगी उस दिन मैं पूछूंगा और उसके बाद आपका जवाब होगा कि अब तक मेरा जीवन जो है इस तरीके से था, लेकिन जब से तैयारी की आज जो है मेरा जीवन बदल गया। चाहे पेपर निकले या ना निकले, लेकिन आपका जो है भविष्य संवर जाएगा, इतना आप मान के चलो, ठीक है। और देखो, पता तो सबको है कि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हमारा काम क्या है? बेहतर देना, आपको बेहतर बनाना। तो इसलिए बेहतर बनाने की, बेहतर बनने की तलाश में रहिए। आप जो है यह इच्छा त्याग कर ही चलिए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा। यूपीएससी और पीसीएस आदि की तैयारी करने वाले बच्चे कभी भी असफल नहीं होते हैं, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। उनके पास इतना ज्ञान आ जाता है, इतना अनुभव आ जाता है कि अगर वह बंदा, वह व्यक्ति, वह बच्चा खेती भी करेगा ना तो उसमें कमाल कर देगा। अगर बच्चा खेती में भी उतर जाएगा यूपीएससी तैयारी करने के बाद, या किसी भी क्षेत्र में चला जाएगा, तो वह जो है एकदम बेहतर तरीके से चीजों को करेगा, ये आप मान के चलिए। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए कि नहीं होगा तो क्या होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये सारी चिंता जो है त्याग दीजिए। इस चिंता को आप त्याग दो, क्योंकि देखो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, और ये देखो आपका ब्रह्मास्त्र और सारथी और भीष्म प्रतिज्ञा बैच ही है। तो इस नाम को रखने के पीछे भी कहीं ना कहीं मेरा यह उद्देश्य था कि आप इन सब से जो है
प्रेरणा लो, इन सभी से कुछ ना कुछ आप सीखो। कि देखो अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अगर तुम न तो पराजय से जो है दुखी होगे और न ही जो है विजय से बहुत प्रसन्न होगे, तो तुमसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि तुम्हें किसी बात का टेंशन ही नहीं है, दुख ही नहीं है, तो तुम तो वैसे ही विजयी हो गए। तो इस तरीके से चीजें हैं। ये अपना जो है ब्रह्मास्त्र बैच है, ये 5 से ही स्टार्ट हो गया। मैंने इसके विषय में बहुत जानकारी दी और इसी की हम लोग जो है पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो इसमें आप जो है सक्रियता दिखाइए, तो मैं जो है क्लासों को आपका दिन में 3 क्लास भी कहोगे तो भी लगवा दूंगा। आप यहाँ इतिहास से शुरू हो रहा है, इतिहास से मैंने शुरू करने का पीछे का जो है लॉजिक क्यों शुरू किया, तो ये भी मैंने बताया। अगर आप कहोगे तो एक विषय आपका भूगोल का भी लगा दिया जाएगा, अगर आप कहोगे कोई और विषय लगा दो, जैसे आपका अर्थव्यवस्था हो गया या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, तो ये चीजें कहोगे तो मैं लगवा दूंगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बस आप अपनी सक्रियता दिखाइए। ये हो गया, इसी को हम लोग कर रहे हैं। और ये जो अपने इसी मैंने कहा ना, इसे 25 जो है जनवरी के आसपास तक खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इसके विषय में अन्य जो रणनीतियां हैं वह क्लास स्टार्ट होने के बाद ही या उसके बाद जो है चीजें बीच बीच में बताई जाती रहेंगी। अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो नवपाषाण काल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पीछे की चर्चा में जो है सारी चीजों को जो है कवर कर लिया था। अब हम इस चर्चा में जो है अपना नवपाषाण काल लेकर चलेंगे, ठीक है, नवपाषाण काल लेकर चलने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले नवपाषाण काल में हमें कुछ ही चीजों को जानना है, बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जो चीज यहां से छूट जाएगी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके माध्यम से मैं करा दूंगा। आपको 2 ही चीजों पर फोकस करना है जिसके विषय में मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। पहला तो आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ाई करनी है, दूसरा आपका PYQ लगाना है। अगर आप में हिम्मत है, औकात है, दम है, तो आप पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन लगा के दिखा डालिए। इससे क्या होगा, आपका जो है सोचने समझने का जो है तर्क अलग हो जाएगा। और आप जो है ये मॉक टेस्ट वगैरह तमाम कूड़ा करकट अगर बटोरने जाओगे तो आपका घाटा ही होगा, ये गांठ बांध लो आप। हाँ, आप सीसेट वगैरह में लगाइए, जैसे पाषाण काल पढ़ रहे हो तो पाषाण काल के अंदर आप इसी टॉपिक का एक लगा लो 2-4 क्वेश्चन का, इससे आपका समझ बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस लगाते हो, आप पिछले साल के क्वेश्चन को लगाते हो, तो आपका यह दायरा तैयार हो जाएगा कि हमने जो है प्रीवियस ईयर लगाया, अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरीके से अगर इस बार पूछा गया है तो अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इस तरीके का हो सकता है, वहां आपका दिमाग काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप वही कूड़ा करकट बटोरने जाओगे, टेस्ट सीरीज वगैरह जो जिसका लालच जो है दिया जाता है कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, फ्री में मिलेगा, वो फ्री में नहीं, ऐड होता है। तो ऐड के बारे में मैं जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, तो वहां ऐड वगैरह के बारे में चर्चा करूंगा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो मॉक टेस्ट की बजाय आप PYQ ही लगाइए। तो देखो जब नवपाषाण काल हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब नवपाषाण काल हम पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसके समाज या जीवन शैली के विषय में जानेंगे। यानी कि उसका समाज कैसे था, उसके लोग कैसे रहते थे, क्या जीवन दशा थी, क्या जीवन शैली थी। तो इससे क्या बात पता चलेगा, इसको जानने से क्या बात पता चलेगा कि जैसे इसकी जीवन शैली रहेगी, जीवन पद्धति रहेगी, वैसे ही इसके जो स्थल प्राप्त होंगे, उन स्थलों में इस प्रकार की विशेषताएं जो हैं पाई जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि समाज और जीवन शैली पढ़ने से हमारा आशय क्या होता है कि जो उसके समाज में या जीवन शैली में मौजूद तत्व रहेंगे वही इसके स्थलों में भी लगभग लगभग पाए जाएंगे। ये चीजें आपको जानना है। ये चीज जब आप जान लेते हो तो आपका हजारों हजार फैक्ट जो है कम हो जाएगा। जैसे देखो, आपका पूरा पाषाण काल में जो है मानव का उद्भव और विकास पूरा पूरा प्रॉपर हो जा रहा है, और उसके बाद आग वगैरह की खोज जो है प्रॉपर प्रॉपर उन्होंने कर लिया। अब आगे के कालखंडों में जब वो आएंगे, यानी कि मध्य पाषाण काल में जब वो लोग आएंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल में आग की खोज नहीं हो पाई थी, तो आप कहोगे हो गई थी, और वो पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी। यानी कि मध्य पाषाण काल वाले भी अब पका उका के खा रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। मैं क्रमशः क्लास कराते कराते यही सब चीजें बताता आ रहा हूं। इस तरीके से इतिहास को पढ़ोगे तो काफी बेहतर तरीके से आपको अच्छा भी लगेगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। तो ये हो गया। अब देखो, अस्थाई जीवन शैली, यानी कि मैंने आपको पिछला बैकग्राउंड भी बताया था कि पूरा पाषाण काल का समाज कैसे है, मध्य पाषाण काल का समाज कैसे है और नव पाषाण काल का समाज कैसे है। मैंने जब मध्य पाषाण काल पढ़ाया था तो सारी चीजें जो है चिल्ला चिल्ला के 10-10 20-20 बार सारी चीजों को बताया था। तो यहां मैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जिक्र तो अब बिल्कुल नहीं करूंगा। अब सीधा सीधा मैं नव पाषाण काल के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको और जानना है तो इस जो है इसके पहले जो क्लासें हुई हैं उसको जाकर आराम से विधिवत तरीके से देख डालिए। देखो, सबसे पहली बात आ रही है कि अस्थाई जीवन शैली, यानी कि अस्थाई जीवन शैली, लोग अब जो है घूमना टहलना जो है बंद कर दे रहे हैं। वो लोग अस्थाई निवास, यानी कि एक जगह अपना टिकाव बसेरा घर वगैरह बनाने पर लग गए हैं। जैसे ही बात आएगी अस्थाई निवास की, वैसे अस्थाई निवास के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। जैसे ही अस्थाई निवास की बात आएगी वैसे हमारे पास पहला फैक्ट निकल के आएगा, पहला सवाल निकल के आएगा कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। चीजों को देखो, समझाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे ही अस्थाई निवास आएगा, अब जो है आपको लगेगा कि अस्थाई अगर बसना है तो मेरे पास एक घर होना चाहिए। अब जब घर होगा तो आपकी जरूरतें जो हैं बढ़ेंगी। जरूरतें बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? तो आप जो है पशुपालन वगैरह के लिए मुड़ेंगे। यानी कि अब घर है, एक ही जगह बस रहे हो, तो जो पहले पूरा पाषाण काल वगैरह में होता था कि चीजें जो है आपके जानवर वगैरह आसपास से मारकर खा लेते थे या कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ अब अस्थाई हो गया, एक ही जगह आप रह रहे हो, तो अगर आसपास जीव जंतु हैं तो उनको कब तक खाओगे? कुछ समय बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तब आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। फिर यहां आ जाता है आपके पापी पेट का सवाल। अब जैसे ही घर निर्माण हुआ, घर बनने चालू हुए, तो अब आपको जो है भूख लगेगी। भूख के लिए ये लोग अब जो है कृषि कार्य करने लगेंगे। कृषि कार्य करने लगे। अब देखो, जब यहाँ कृषि वगैरह होना चालू हो गया, यानी कि हो रहा है, चालू जो है आपका मध्य पाषाण काल से ही हो गया है, लेकिन यहाँ जो है अब एक अच्छी तरीके से हो रहा है। तो अच्छी तरीके से हो रहा है, जब कृषि होने लगा तो वहां जो अनाज उगेंगे, उसके बाद अपशिष्ट बचेगा। जैसे आप जो है जब धान वगैरह पीट लेते हो, पीटने के बाद आपका उसका कई रूप में होता है। कुछ लोग तो उसका जो है भूसा बनवा लेते हैं, और कुछ लोग जो है गांवों में हमारे यहाँ भलुरुआ कहते हैं उसे, तो उसके रूप में जो है लाकर इकट्ठा कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है उसी का बड़ा बड़ा ऐसे गंजहर टाइप का बना लेते हैं। तो ये चीजें हो गई। जब उसमें अपशिष्ट निकलेगा, अनाज तो हो गया, अनाज आप खा लोगे, अपशिष्ट हो गया, तो उसके लिए आप जो है किसी ना किसी जो है पशु को खिलाने के लिए, यानी कि वो चीज बच रहा है, क्या होगा? आप सोचने लगोगे कि धान तो हुआ, चलो ठीक है, धान से हमने चावल बना लिया, चलो ठीक है, अब भूसी का मैं क्या करूंगा? उसके बाद जो उसमें पुअरा वगैरह निकल रहा है, अपशिष्ट निकल रहा है, उसको मैं क्या करूंगा? तो ये जब जिक्र आएगा तो आप कहोगे अब मुझे पशु पाल लेना चाहिए। और पशु इसलिए भी पाल लेना चाहिए
क्योंकि जो वहां अनाज वगैरह होगा उसको ढोकर लाएगा कौन? मैं कितना जाऊं अपने जो है सिर पर बोरा लाद लाद के लाने? ऐसा कुछ काम करता हूं कि मैं किसी पशु को पाल लेता हूं और उसके बाद बैलगाड़ी बनाता हूं। जब बैलगाड़ी का जिक्र आएगा तो उसमें पहिए का जिक्र होगा, तो पहिया यहां बनने लगेगा। अब ये लोग बैलगाड़ी लेकर गए सामान लादने, फिर पहिए का प्रयोग हो रहा है तो पहिया बन रहा है यहाँ। ठीक है, जब पहिया बन रहा है तो ये चीज हो गया। अब ये लोग अनाज को जो है अब लेकर घर आ गए। अब अनाज घर आ गया, उसको जो है रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, बर्तन। तो ये लोग जब पशुपालन हो गया, यहां तक हमने कर लिया। अब जब पशुपालन होगा उसको जाके ढो के लाएंगे तो यहाँ पहिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, पहिया आ गया। ठीक है, आपका जीव जंतु वगैरह आ गया। फिर अब जब घर में अनाज आ गया तो उसे किसी ना किसी बर्तन में तो रखना होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, मिट्टी का बर्तन बनाएंगे ताकि चीजों को रख सकें। मिट्टी के बर्तन में जब आप जिक्र करेंगे तो शुरुआत में देखेंगे कि नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बन ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद कुछ समय बाद इसी नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हो गए, और इसी पाषाण काल में कुछ समय बाद चाक के जो है मिट्टी के बर्तन बनने लगे, जिसका जिक्र आगे भी किया गया है। आप चाहे तो इसे पॉइंट करके नोट कर सकते हैं या अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो समझ में ये चीज जब आ गई होंगी तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के क्रम में देखो, अगर आपसे यहां पूछे कि जो यहां की विशेषताएं हैं, यानी कि जो है ये सारी गतिविधियां, यानी कि अस्थाई घर, पूर्णतः आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवपाषाण काल के लोग जो हैं पूर्णतः अस्थाई जीवन शैली विशेषता अपनाते थे, तो आप कहोगे नहीं। जहां पूर्णतः आ जाए वहां आप सोच लेना, विचार कर लेना, उसके बाद जो है उसका उत्तर देना। और उसके बाद कहेगा कि नवपाषाण काल के लोग जो है पूर्णतः गृह निर्माण करने लगे थे, तो कहोगे नहीं। उसके बाद नवपाषाण काल के लोग जो है पूर्णतः कृषि कार्यों में संलग्न हो गए, तो कहोगे नहीं। पूर्णतः पशुपालन पर आधारित थे, नहीं। पूर्णतः मृद भांड ही बनाते थे, तो कहोगे नहीं। तो इसीलिए यहां नोट के रूप में एक पॉइंट दे दिया गया है कि यह कालखंड संपूर्णतया इन गतिविधियों में संलग्न जो है नहीं था। ठीक है, संलग्न जो है नहीं था, पूर्णता जो है इन गतिविधियों में संलग्न नहीं था। यानी कि कितने परसेंट, तो 50%। 50% लोग ही थे जो ये जीवन दशा वगैरह जी रहे थे, इसका अनुपालन वगैरह कर रहे थे। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जब ये आप समझ लेते हैं तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसके जो है प्रमुख क्षेत्र और स्थल। प्रमुख क्षेत्र और स्थलों की जब बात करेंगे हम, तो सबसे पहला स्थल हम लोग देखेंगे यहाँ मेहरगढ़, जो कि आपका यहाँ बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ आपका कहाँ है, तो बलूचिस्तान में। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देखो कैसे पूछेगा, या तो जो मैंने उधर बताया था उसमें से पूर्णता वगैरह लगाकर उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अगर यहां से पूछेगा तो आपका स्थल दे देगा, उसके बाद स्थान दे देगा। स्थल दे देगा और उसके बाद क्षेत्र दे देगा कि यह जो है कहां से इसको जमाइए। यानी कि मेहरगढ़ कहां है, तो आप कहोगे बलूचिस्तान में, तो आपका ऐसे बिखराव करके दे देगा 4-5, तो आपको उसी को जो है सही क्रम में जमाना रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत करेगा तो फैक्ट वाला यहां कहीं से आपका ले लेगा, जव वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछ भी चुका है। जव वाला क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, और यहां से गेहूं वाला पूछ चुका है। तो देखो यहां जो है मेहरगढ़ में 2500 बीसी तक जो है नवपाषाण कालीन जीवन दशा चलता है। और देखो यह जो चर्चा हो रही है इसमें एनसीईआरटी की क्लासों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि एनसीईआरटी में जो चीजें दी गई हैं उसको भी इसमें समाहित किया गया है। अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो मेहरगढ़ के बारे में और जो चर्चा है उसको विस्तार देते हुए आपको चीजों को जो है बताऊंगा।
जब ये हो जाएगा तो देखो एनसीईआरटी कहती है सबसे पहले यहाँ जो है जौ उपजाया गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा गया। किसमें? नई वाले में। तो ये आपको देखना है। उसके बाद देखो ये जो है सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम। यहीं से जो है गेहूं के प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिले हैं। यहां देखो मृदभांड, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि मृदभांड जो है पहले तो नहीं मिल रहे थे, फिर उसके बाद मिलना शुरू हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है चाक पर बनने लगे। तो ये प्रक्रिया जो है यही हो रही है। कहां हो रही है? तो मेहरगढ़ में, जो मैंने आपको पीछे बताया। आप उसके विषय में अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दो कि यह कालखंड जो है इसमें शुरुआत में जो है मृदभांड मिलना नहीं, मतलब नहीं मिल रहे थे, फिर उसके बाद जो है आपका मृदभांड बनने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, अंतिम समय में जो है अंतिम कालखंड में यहाँ जो है चाक से निर्मित जो है मृदभांड वगैरह बनने लगे थे। इस तरीके से आपको चीजों को लिखना है। यहां से देखो कोई भी मध्य पाषाणिक स्थल नहीं प्राप्त हुआ है। तो कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कोई भी मध्य पाषाण कालीन जो है स्थल नहीं प्राप्त हुआ। तो ये कुछ आपके फैक्ट थे जो आपको रट्टा मारना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका अगला स्थल जो है यह हो जाएगा गुफ कराल, जो कि आपका कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कश्मीर में स्थित है। यहां जो है कश्मीर में आपका यानी कि गुफ कराल में जो है 2500 बीसी तक नवपाषाणिक स्थल जो है नवपाषाण कालीन जीवन दशा चलता रहा। फिर बुर्ज होम, बुर्ज होम आपका कहाँ है? तो ये भी आपका कश्मीर में ही है। ठीक है, ये भी आपका कश्मीर में है। यहां से आपको क्या जान लेना चाहिए बुर्ज होम से? तो पहली बात तो आपको जानना है कि यहां से जो है गर्तावास के जो है साक्ष्य मिले और पशुओं के हड्डी जो है उसके उपकरण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो अगली बात आपको जानने की जरूरत है वह है कि यहां से जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। आगे जब मैं और भी पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि रोपड़ से भी मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो लेकिन आप इसे नवपाषाणिक स्थल में जोड़कर देखिए। आगे के वर्षों में जब आप देखोगे तो इधर आप सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह में जब जाओगे तो वहां भी देखोगे तो वहां भी जो है आपको कुछ ऐसे स्थल होंगे जहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो वहां आपको स्थल और इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दो दो जगह मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको स्थान का नाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यही चीज है, आप देख लीजिए। यहां भी आपका 2500 बीसी तक ये वाला जीवन चलता रहा। उसके बाद आपका यूपी, यूपी में आपका ये कोल्डी हवा है, उसके बाद महागढ़ा है। कोल्डी हवा आपका इलाहाबाद से संबंधित हो जाता है। यहां से आपको चावल के साक्ष्य मिलेंगे। कहां से? तो कोल्डी हवा से। फिर बिहार, बिहार में जो है चिरांद है। चिरांद से हमें क्या मिला? तो यहां से भी आपका जो पशु है उसकी हड्डी के जो है उपकरण देखने को मिले। दाऊजली हार्डिंग जो है आपका मेघालय में स्थित है। उसके बाद दक्कन के क्षेत्र, यानी कि आप जो ये दक्षिणी भारत वाला क्षेत्र देखेंगे उसमें, तो यहाँ आपको पिक्कीहल, हल्लूर आदि चन्नल्लूर देखने को मिलेगा। हल्लूर आपका जो है कर्नाटक, जो कि एनसीईआरटी वगैरह में दिया गया है। अब एनसीईआरटी में दिया गया है कि पिक्कीहल से जो है राख का ढेर मिला है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है, राख का ढेर। तो ये अब देखो ये चीज जो है यहां मैंने फालतू का ही बता दिया, क्योंकि देखो पूरा पाषाण काल के बाद जो है आग की खोज हो ही गई है। तो अब आगे के कालखंडों में लगभग लगभग चीजें जो हैं आग वगैरह जलना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये सारी चीजें कुछ कुछ बता दी जाती हैं। और यहाँ इन तीनों जगहों से जो है मोटे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पिक्कीहल, हल्लूर आदि चन्नल्लूर। यहाँ तीनों जगहों से आपका, तीनों स्थानों से मोटे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। उस मोटे अनाज में आपको यव देखने को मिलेगा। तो यव के साक्ष्य यहाँ तीनों जगहों से
प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपका पय्यम पल्ली आता है, जो कि पय्यम पल्ली जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पय्यम पल्ली आपका तमिलनाडु से संबंधित है, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। बस आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। बाकी तैयारी आप सभी करते रहिए और भी जो आपके मित्र वगैरह हैं उनको ये वीडियो वगैरह शेयर करते रहिए, ताकि जो भी जो है पैसे आदि की कमी से तैयारी नहीं कर पाते उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, ये आपका फ्री है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच आपका फ्री है। इसका मई तक जो है सारा इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये है, ये आपका फ्री है और आराम से अपने जो भी हितैषी मित्र वगैरह हों उन तक यह भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि पैसे की वजह से तो कम से कम उनका तैयारी जो है रुकना नहीं चाहिए।